नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की धीमी रफ्तार की और कोरोना की धीमी वैक्सीनेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कम कोरोना वैक्सीनेशन वाले 48 जिलों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां 50% से कम लोगों को कोरोना के टीकों की पहली डोज लगी है। वहीं दूसरी डोज भी बहुत कम लोगों को लगी है। इसमें झारखंड के 9 जिले पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, गोड्डा और गुमला शामिल हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री इन सभी जिलों में कम वैक्सीनेशन के कारणों की समीक्षा के साथ साथ इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इन जिलों का वैक्सीनेशन में पिछड़ना चिंताजनक हो सकता है। प्रधानमंत्री की समीक्षा के बाद इन जिलों में स्थिति सुधरने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ऐसे जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कर रही है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन जिलों पर जो वैक्सीनेशन में पिछड़े हुए हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि उन जिलों के डीसी आखिर कौन है। अबू इमरान लातेहार के डीसी हैं जो कि वैक्सीनेशन में फिसड्डी माना जा रहा है। भोरे सिंह यादव गोड्डा के डीसी हैं और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। देवघर के डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री और देवघर भी वैक्सीनेशन में फिसड्डी है। राहुल कुमार सिंह गिरिडीह के डीसी और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। राजेश कुमार पाठक गढ़वा के डीसी हैं और गढ़वा में भी काफी कम लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे हैं। रामनिवास यादव साहेबगंज के डीसी और यहां भी टीकाकरण में फिसड्डी है ये जिला भी। शिशिर सिन्हा गुमला के डीसी हैं जहां वैक्सीनेशन में ये जिला भी फिसड्डी है। और वहीं वरुण रंजन पाकुड़ के डीसी हैं और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी मानी जा रही है। अनन्य मित्तल चाईबासा के डीसी और यहां भी वैक्सीनेशन में ये 9 जिले जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। और देखिए, झारखंड के 9 जिलों में वैक्सीनेशन की स्थिति 50% से भी कम है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। गुमला में अभी तक मात्र 51% ही वैक्सीनेशन हुआ है, जो चिंता की बात है। खासकर गुमला जिले की चैनपुर, डुमरी और जारी प्रखंड में वैक्सीनेशन की स्थिति काफी खराब है। जिला में बहुत अच्छी नहीं है, ये लगभग 51% पे है, जिसको कि हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज ही एक मीटिंग कॉल की है जिसमें कि सभी एनजीओ जो ग्राम स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे काम कर रही है, सभी को मैंने आज इनवाइट किया है। वहीं गढ़वा में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। अब तक यहां 50% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगा है। जिले में 105 केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। हालांकि जागरूकता की कमी से जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जरूरी है, करने में एक भी आदमी छूटेगा तो सबको तो दिक्कत होगा, तो पूरा करना चाहिए, उसको तो लाना होगा, पूरा करना होगा। वैक्सीन अगर कम हो रहा है, किसकी लापरवाही मांगो, ये तो किसकी लापरवाही बोलेगा प्रशासन। जो वैक्सीन ले चुके हैं उनका डाटा एंट्री का भी काम एक अभियान के तौर पर जारी है। इसके अतिरिक्त वैसे व्यक्ति जो फर्स्ट डोज ले लिए हैं, सेकंड डोज में उनका ड्यू हो रहा है, तो हम लोग एक कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें मोबाइल पर सूचित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना सेकंड डोज भी वैक्सीन का प्राप्त करें। और देखिए, इस पूरी खबर को लेकर रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि एक तरफ देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई होती तो आज जो झारखंड के 9 जिले इस लिस्ट में शामिल हैं वो शामिल नहीं रहते। जरूर सोनाली, आपने सही कहा। अगर गंभीरता होती तो 24 में से, झारखंड के 24 में से 9 जिले इस श्रेणी में नहीं होते। ये चुनौतीपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है।
चुनौतीपूर्ण इस रूप में है क्योंकि अगर अब तक जो सरकार के तरफ से पहल होनी चाहिए थी, जो विभाग के तरफ से पहल होनी चाहिए थी, जो जिले के डीसी हैं उनकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए थे, उसमें जरूर कमी रही, इसलिए ये आंकड़े हैं। जो सरकार के द्वारा करना चाहिए था बहुत देर से शुरू हुई। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण एक्सप्रेस को अलग अलग जिलों के लिए भेजा था। उसका उद्देश्य यही है कि जब लोग टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जो टीकाकरण एक्सप्रेस है वो लोगों के घर तक, मोहल्लों तक, घर के दरवाजे पर दस्तक दे सके। तो ये कोशिश जरूर हुई है लेकिन इसमें देर हो गई। आप और एक चीज इस पर अगर आप गौर करें सोनाली, जो जिले हैं, आप गढ़वा से लेके पश्चिमी सिंहभूम तक की अगर आप बात कर लें, इसमें से वैसे भी जिले शामिल हैं जहां के गृह जिले की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की, तो उनके गृह जिले हैं। मतलब अगर पाकुड़ की बात कर लें, देवघर की बात कर लें, गिरिडीह की बात कर लें, पश्चिमी सिंहभूम की बात कर लें, ये ऐसे जिले हैं जहां से इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। गढ़वा की बात कर लें तो वहां अगर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और अगर ये जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में, शुरुआती दौर में बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। झारखंड जरूर इस पूरे मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बहुत देर से यहाँ के अधिकारी जागे हैं। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिलों के डीसी की है, क्योंकि डीसी को गंभीरता से लेना चाहिए था। उनके पास डे बाय डे के आंकड़े होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है उनके पास डे बाय डे के आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों से भी सबक लेते हुए अब तक अगर जो 50% की बात करें पहले डोज में या सेकेंड डोज में अगर हम बात करें 22%, 16%, इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये साफ तौर पर है कि अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। और ये न सिर्फ झारखंड के लिए हम कहें, बल्कि झारखंड में रहने वाले वैसे तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं, सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जहां कोरोना के संक्रमण को लेकर जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी, जो देश के अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, वो झारखंड में देखने को नहीं मिली। सोनाली, अविनाश, देखिए केंद्र सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, यानी कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान। आपको नहीं लगता कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं इसमें देरी कर गई, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पाए और लोगों में वैक्सीनेशन लेने की जो जागरूकता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी और जिस समय ये पहल किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। जरूर यहां भी टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया है अलग अलग जिलों के लिए और उसका उद्देश्य यही है कि जो गाड़ी है, वाहन है, वो अलग अलग गांव में जाएगी, मोहल्लों में जाएगी, लोगों के घर तक दस्तक देगी। लेकिन जब देश के दूसरे राज्यों में इसकी शुरुआत पहले कर दी गई और हम अगर इसके बाद भी बहुत अंतराल के बाद इसकी शुरुआत करते हैं तो इसका आपको फलाफल बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है, वक्त लगेगा। और वक्त के साथ ये देखना होगा कि ये जो टीकाकरण एक्सप्रेस को हमने रवाना किया है उसका जो लक्ष्य है पर डे का, उस लक्ष्य को वो क्या पूर्ण कर पा रही है, क्या इस फेस्टिवल जो समय है, त्योहारों के इस सीजन में वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जो देश ने जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है देश, उसमें अगर झारखंड पिछड़ जाएगी तो देश भी पिछड़ जाएगा। इसलिए झारखंड को इसमें आगे बढ़ते हुए, खासकर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की बात करें, जो इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से इसमें जरूर इसके रफ्तार बढ़ी है पहले से टीकाकरण, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जिस गंभीरता के साथ झारखंड में ये टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो वही देखिए, 7वीं और 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट फिर से सुर्खियों में है। इस परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों की माने तो साहिबगंज और लोहरदगा जिले में बनाए गए सेंटर के एक कमरे से सभी अभ्यर्थी को पास कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अभ्यर्थियों का रोल नंबर भी तेजी से वायरल किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि इस परीक्षा में सेटिंग के तहत रिजल्ट जारी किया गया है। एक ही रूम के सभी परीक्षार्थी सफल कैसे हुए, यह एक जांच का विषय है। ऐसे में एक बार फिर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। वहीं जेपीएससी की पीटी के रिजल्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जब लगातार सीरियल नंबर के अनुसार अभ्यर्थी पास हुए हैं।
बीजेपी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो मुझे लगता है कि जिस परीक्षा के लिए सरकार अपनी पीठ ठोकर ये शाबाशी दे रही है, उस पर कहीं ना कहीं संदेह का घेरा बढ़ता जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परीक्षा में जो इतना कोइंसिडेंस, इतना इत्तेफाक दिख रहा है, वो प्राइमा फेसी ऐसा इत्तेफाक संभव नहीं है। तो इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहा है। हालांकि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि आज सरकार से बातचीत के क्रम में कुछ सार्थक भरोसा मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन अभी भी जारी है और जैसा कि लोग यहां पर मौजूद हैं बता रहे हैं कि आंदोलन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आंदोलन की जो अब जो रणनीति है क्या है? कल सकारात्मक वातावरण में बात हुई है और आज वरीय अधिकारीगण एवं माननीय विधायक महोदय आज आएंगे मोरहाबादी मैदान। उसके बाद आगे के रणनीति और जो भी विचार है उसके ऊपर आपको सूचित किया जाएगा। जो आपकी मांगे थी, जो मांगे थी आपकी, उन तमाम मांगों पर कुछ भी बात आगे बढ़ी है? बात आगे बढ़ी है, इसमें आश्वासन के बात चल रही है। तो इसमें वो बोले कि थोड़ा समय दीजिए सरकार को और आपको जो भी है हम प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे। किस स्तर से आश्वासन मिला है आपको? और एडिशनल होम सेक्रेटरी सर से और मानवाधिकार आईजी सर से वार्ता हुई है। बीच में माननीय बंधु तिर्की सर भी पहल करने का कदम उठाएं और आज जो भी होगा स्पष्टता कुछ समय दिया जाए, उसके बाद आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा होगा आप लोग? जी उम्मीद तो है। हाँ। जी दीपावली आप लोग की, जो दीपावली कल है, उम्मीद है कि दीपावली पर घर जाएंगे? हार तो जाएंगे लेकिन अभी कितना खरे उतरते हैं देखते हैं। यहाँ पर महिला सहायक पुलिसकर्मी भी हैं। एक उम्मीद बता रहे हैं कि शायद आंदोलन जो है आज अपने चरम पर कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स तक पहुँच जाए, जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाए। हाँ, चाह तो रहे हैं कि मतलब हम लोग की जो मांग है वो सरकार से आशा भी रखे हुए हैं कि पूरी हो जाए। हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि आज जैसा कि बता रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी कि सरकार इनकी मांगों को आज मान लेगी। शायद वार्ता में कुछ इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया है और इन लोगों को उम्मीद है कि दीपावली पर हंसी खुशी मुस्कुरा कर अपने घर लौट सकेंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर, जहां खदान केबल लूट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस हिरासत में इलेक्ट्रिक कर्मचारी को लिया गया है। खदान केबल लूट मामले में एक बड़ा अपडेट, जहां पर भाग्य लक्ष्मी खदान के कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ईसीएल प्रबंधन पर मंगल कुमार का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। कुमार धुबी इलाके में ये खदान है और केबल चोर को भगाने का प्रबंधन पर आरोप लगा है। तो धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा अपडेट, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल तो 48 घंटे से अधिक तक सीएसएफ, ईसीएल प्रबंधन और पुलिस जो है केबल चोरों को खदान के अंदर से निकालने के रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन उस मामले में कहीं से भी कोई सफलता किसी को नहीं मिली और ना ही कोई सबूत ऐसा मिला कि केबल चोर वहां इन किए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रत्यक्षदर्शी इलेक्ट्रिक के कर्मी थे, उन्होंने कहा था कि उन पर हमला हुआ था, बमबारी किया गया था, फायरिंग किया गया था और अब उसी कर्मी को चिरकुंडा पुलिस जो है तो पूछताछ के लिए उठाई है। सोशल मीडिया में उसी कर्मी ने अपने पोस्ट किया है जिसमें ईसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि चोरों को भगाने को लेकर इस तरह का षड्यंत्र करके उनको उठाया गया है ताकि उन चोरों को भगाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि कर्मी अगर बता रहे हैं कि चोर उस खदान के अंदर है, ताकि सर्च करने जो टीम गई थी उनको आखिर वो चोर क्यों नहीं मिले, आखिर वो सबूत क्यों नहीं मिले? कहीं न कहीं दोनों के बातों में विरोधाभास है और अब जो है तो कर्मी और प्रबंधन संजय, ऐसे में ईसीएल प्रबंधन पर सवाल उठना लाजमी है। जाहिर सा बात है, जब उसमें सीएम से हमने कल बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हम 95% सेटिस्फाइड हैं कि वहाँ कोई भी अपराधी नहीं है, लेकिन 5% अभी भी हमें संशय है कि हो सकता है कि अपराधी माइंड के अंदर में कहीं छिपे होंगे।
और वो भी बार बार इस बात को खुलकर नहीं बोलना चाह रहे थे कि अपराधी वहां नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर कर्मी जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे, अगर उसको चिरकुंडा पुलिस उठाई है और वो आरोप लगा रहे हैं कि ईसीएल प्रबंधन जो है उनके खिलाफ साजिश कर रही है और उन अपराधियों को भगाने का प्रयास कर रही है, और वैसे अपराधी जिसने कर्मी पर बमबाजी या फायरिंग की थी, तो पता चलता है कि ईसीएल प्रबंधन अपने कर्मियों के प्रति कितना गंभीर है और उनके जान के प्रति कितना वो सोच के चलते हैं। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, गुजरात के राजकोट में बंधक बनाए गए झारखंड के सभी 13 मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई है। मुंबई मेल एक्सप्रेस से सभी मजदूर धनबाद लाए गए हैं। मजदूरों की सकुशल वापसी में समाज सेवी अंकित राजगढ़िया की भूमिका बेहद अहम रही। सरकार ने वापसी की पहल जरूर की थी, लेकिन मजदूरों को ट्रेन का टिकट मुहैया नहीं कराया गया था। आखिरकार भारी परेशानी के बाद किसी तरह मजदूर धनबाद पहुंचे। काम 12 घंटा का काम था, 12 घंटा में ना खाने का ठिकान था। स्टेशन तक फिर इधर से पीछे से गया गाड़ी से, फिर हम लोग को मार पीट के लाया कंपनी में और बोला काम करो, नहीं तो साला तुमको इधर मार के ऐसा कर देंगे। यहाँ से कौन ले गया था? यहाँ से मनोज बास्के लेके गया था और वहीं का उड़ीसा का ठेकेदार था मनोज बास्की। मनोज बास्के। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो झारखंड में विकास के दावों की पोल खोल कर रख देगी। ये तस्वीर गिरिडीह मुख्यालय से महज 80 किलोमीटर दूर लक्ष्मी बथान गांव की है, जहां विकास की किरण अब तक नहीं पहुंची है। गांव में एक अदद सड़क तक नहीं है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ा तो उसे खाट में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस के पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। खटिया पर लेटे मरीज अशोक किस्कू का पैर टूट गया, उसे खाट पर लेकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। पिछले साल सूरजी मरांडी नाम की एक गर्भवती महिला को इसी तरह अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उस वक्त नेताओं और अधिकारियों ने गांव में सड़क बनवाने का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है। इसको पैर टूट गया है। कैसे पैर टूटा इसका? एक्सीडेंट हुआ था। तो आप लोग के यहाँ रास्ता नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी भी रास्ता नहीं बना है? कभी नहीं है, अभी तक भी कोई भी नहीं आया है रास्ता बनाने के लिए, ना कोई भी नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कोई बीमार होता है तो इसी तरह ले जाते हैं आप लोग अस्पताल? ले जाते हैं, क्या करेंगे। हमने के रोड कुछ ना है, हमने सब अपने टांग के ले जाए, बीमार उमार हमने सब अपने से। अच्छा, और रोडवा के अलावा और की दिक्कत हो तो नहीं के? हमने सब रोडवा के अलावा ये पानी के, बिजली के सब कुछ दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। देश के अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी में फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार चर्चा गेंदा फूल की खेती को लेकर की जा रही है। राज्य में JSLPS के सहयोग से इस बार 7 जिलों में 90 एकड़ से ज्यादा भूमि पर गेंदा फूल की खेती की जा रही है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव का फूल राज्य के अलग अलग जिलों में जा रहा है। जिस जगह पर कभी अफीम की खेती की जाती थी, वहां गेंदा फूल की खुशबू फैल रही है। बाजार में इन फूलों की जबरदस्त डिमांड भी है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। गेंदा फूल को फूलों का गुलदस्ता कहा जाता है, लेकिन जब त्योहार का मौका हो तो बगैर गेंदा फूल के वो आकर्षण नहीं आता। हम एक ऐसे ही बगिया में हैं और ये बगिया देश के अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी के कर्रा का है। आपको पता होगा कि खूंटी पूरे देश भर में अफीम की खेती के लिए कभी बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज जब हम इस फूल की बगिया को देखते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। जितना अच्छा नाम है आपका, उतना ही अच्छा आप काम कर रही हैं। ये कहाँ से आपको पता चला कि ये फूल की खेती होनी चाहिए, वो भी गेंदा फूल? हम अथी क्या बोले, मेरा एगो अथी भतीजा था, वही आइडिया दिया था कि फूल लगाइए। अब महिला मंडल से हम लोग बात किए, लक्ष्मी महिला मंडल से, तो लोग बोले कि इसे ठीक है लगाइए, हम लोग का भी कुछ रोजगार मिल जाएगा, हम लोग भी कुछ काम करेंगे इसमें, तो हम लोग का भी मुनाफा आएगा। तो इसी आइडिया से हम लोग किए। 20,000 लिए अथी महिला मंडल से, अब 15,000 अपना घर से लगाए। ये बताइए, ये इससे पहले अगर हम इसी जगह पर जहाँ खड़े हैं, यहाँ पहले भी कुछ हुआ करता था या बंजर? नहीं, बंजर था। अच्छा। बंजर था, कुछ नहीं होता था यहाँ। दिमाग हम लोग का कोई दिया है, इसी चलते अपना लगाए।
पूरे राज्य भर में इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 7 जिलों में गेंदा फूल की खेती हो रही है और 90 एकड़ से ज्यादा भूमि पर गेंदा फूल लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं इसको रोजगार के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही सोच है। हमारे साथ दीदी भी हैं। ये बताइए कि आप लोग JSLPS के जरिए क्या बताती हैं, कैसे समझाती हैं? जी, हम लोग का ट्रेनिंग होता है, उसमें FTC भैया लोग हम लोग को बताते हैं कि गांव में गरीब दीदी लोग को कुछ ऐसा हम लोग लगाएं जिससे दीदी लोग को कम पूंजी लगे और अच्छा मुनाफा हो। कहा जाता है कि अगर किसी के घर की बगिया में फूल हो तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है और यही रोजगार इन्हें आगे भविष्य में इस तरह की खेती को और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार। भारत की अपनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं।